साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 और सीजीटेट 2026 की दमदार क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। बाल विकास की मैं बात कर रहा हूं। आज का हमारे जो टॉपिक चलने वाला है 5वां क्लास चलेगा, जिसमें हम आज अधिगम पर बात करेंगे। अधिगम के बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत सारे सिद्धांत है, उस पर बात करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पर बात करेंगे, यानी कि हम अधिगम को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। सूझ के सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है, तो बहुत सारे थ्योरी पर भी इस वीडियो में बात होगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरू करते हैं अधिगम से। अधिगम क्या होता है? अधिगम, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है और अधिगम को सीखना भी कहा जाता है। क्योंकि आप शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि सीखना ही अधिगम है। अधिगम एक शैक्षणिक शब्द है, तो अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, आप सभी अभी तक के जानते हैं। सीखना यानी कि कोई चीज़, कोई ज्ञान हमको प्राप्त होती है तो हम उसको सीखना का नाम दे देते हैं। लेकिन हम अगर इसकी परिभाषित रूप में बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो पॉइंट मैं सीखना से रिलेटेड, अधिगम से रिलेटेड बताने वाला हूं, हर एक पॉइंट आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि सीखना जो है सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। चाहे आप एक 8 वर्ष के छोटे से बालक हो, चाहे आप 80 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, आप कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखते ही रहते हैं। अर्थात जब तक सांस है तब तक जो है, जब तक सांस है तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जो है अनुकूलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। कैसे? आप जब सीखते हैं तो आप जो है उसके हिसाब से स्वयं को ढालते हैं, तो उसके नाम है अनुकूलन स्थापित करना। सीखना जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। अब मान लीजिए आपको जैसे चरित्र निर्माण करना आपने सीखा, तो आपको चारित्रिक व्यवहार में क्या हुआ, चेंजेस आया। तो बहुत सारे आप तरीके सामाजिक रूप में आप सीख सकते हैं, कोई भी कलात्मक चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं। तो सीखना जो है उनके कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र में आप जो है लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। आपका एक उद्देश्य होता है कि मुझे सीखना है, मुझे ये सीखना है, ठीक है। सीखना एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि आप जब सीखते हो तो आपके मानसिक कार्य, यानी कि आपके बुद्धि काम करता है, आप बौद्धिक कार्य जो है आपके काम करता है। इसलिए सीखना एक मानसिक कार्य है। सीखने की जो प्रक्रिया है सक्रियता पर निर्भर करती है। कैसे? देखो सक्रियता पर, अब भाई आपका मन ही नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, आप उस चीज़ को सीखने के लिए सक्रिय ही नहीं हो, और आपको लोग कहते हैं कि आप ये बेटा, आपके घर में बोल रहे हैं कि बेटा आप ये सीख जाओ, तुम जो है गाड़ी बनाना सीख जाओ, बाइक बनाना सीख जाओ, ऑटो पार्ट्स का काम सीख जाओ, लेकिन आप जो है उस कार्य में तत्पर ही नहीं हो, सक्रिय ही नहीं हो, अर्थात आपकी इंटरेस्ट ही नहीं जा रहा है उस काम में, तो क्या आप उस काम को सीखोगे? नो। तो इसके लिए सक्रियता बहुत जरूरी है। यदि आप किसी कार्य को सीखते हैं तो उसके लिए आप यदि सक्रिय हैं तो आप उसको जल्दी और बेहतर तरीके से आप उसको क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, सीखना क्या है भाई? सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। सीखना भी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। व्यवहार में परिवर्तन है, मानसिक क्रिया है। अब ये सीखने को क्या क्या कारक है जो कि प्रभावित करता है? तो देखो, सबसे पहले कारक है बालक की योग्यता। अब बालक कितने योग्य है उस कार्य को सीखने में? भाई कभी कभी क्या होता है, बालक जो है उस कार्य को सीखने के लिए योग्य नहीं होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वो सीखे सीखे सीखे। भाई उसमें योग्यता ही ना हो तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा? क्या नहीं। तो सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी जो कहना चाहिए बातें हैं वो है योग्यता। दूसरी आता है निश्चित उद्देश्य। भाई आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होना चाहिए? मुझे ये चीज़ सीखना है। आप मान लीजिए आपके जीवन में उद्देश्य ही नहीं है कि आपको सीखना क्या है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं सीखूं। आपको पहले क्लियर करना होगा कि मुझे गाड़ी बनाना सीखना है, या कारपेंटर का काम सीखना है, मुझे मिस्त्री का काम सीखना है, या मुझे ये चीज़ सीखना है ना। तो पहले तो आप उद्देश्य को क्लियर रखो कि आपको सीखना क्या है, और जब आपका उद्देश्य क्लियर होगा तभी आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है। परिपक्वता। भाई आप जब तक परिपक्व नहीं होंगे
तब तक आप किसी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा डिपेंड करता है एक परिवार पर, भाई परिवार भी निर्भर करता है सीखने पर। अब अगर आपका बच्चा सीखना चाहता है लेकिन परिवार का जो है सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट जो है फाइनेंशियल हो, मोरल हो या कोई भी तरीके से सपोर्ट हो, परिवार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार का साथ है तभी आप सीख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा समाज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीखने में। भाई आप जैसे चाहते हो कि मैं ऑटो पार्ट्स का काम सीखूं, लेकिन समाज के 4 लोग आपको बोलेंगे एक काय बुतल सीखा था, चिट्टा काम है, हाथ गोड़ करिया हो जाते। जब समाज के लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं तो फिर आप नहीं सीख पाते। तो समाज भी जो है सीखने को प्रभावित करता है। इसके अलावा आपका जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो भी जो है सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। अच्छे वातावरण में आप रहेंगे तो आप अच्छे एकाग्रचित्त होकर के सीखेंगे, है ना भाई। तो शिक्षक का व्यवहार, अब जो सिखाने वाला टीचर है वो कैसा है, आप चाहे स्कूल में जाकर सीखो या कोई भी कार्य सीखो, कौशल सीखो, अगर आप स्कूल में ज्ञान अर्जन करना सीखना चाहते हैं तो भी जो है वहाँ पर आपकी ही सक्रियता काम आएगी, टीचर का व्यवहार काम आएगा। तो शिक्षक कैसा व्यवहार करता है, क्या आपके साथ उनका बिहेवियर जो है अच्छा है, मित्रवत है, फ्रेंडली है, कि आपको ज़्यादातर डांट झपट दिया जाता है। अक्सर क्या होता है देखना मेरे दोस्तों, जो शिक्षक बच्चों को डांट झपट, जैसे कि मेरे मन में मान लीजिए मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सर ये चीज़ कैसे आया, अब उसको चुप बैठ बार बार सवाल पूछते रहता है। इस तरह से अगर उसको हम डांट देंगे फिर उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, और जब बच्चे की जिज्ञासा शांत हो जाएगी तो फिर जो है बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षक का व्यवहार भी महत्वपूर्ण कारक है सीखने को। ठीक है, इसके अलावा सीखने की जो इच्छा शक्ति है, यदि आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है तो आप कैसे सीख पाओगे। फिर मैं वही चीज़ें मैंने कहा, आप सक्रिय तब रहोगे जब आपकी इच्छा होगी, आपकी इंटरेस्ट होगी, आपको उस क्षेत्र में हॉबी रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा कारक। अब बात करेंगे हम थॉर्नडाइक कौन है। E.L. थॉर्नडाइक, जिसका पूरा नाम है थॉर्नडाइक, इन्होंने सीखने से संबंधित सिद्धांत दिया था। जहां पर सीखने की बात आती है, अधिगम की बात आती है, लर्निंग की बात आती है, याद रखना थॉर्नडाइक की बात आएगी ही। तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। सबसे पहला सवाल तो आपका यही एक लाइन से निकल कर आ रहा है कि थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक E.L. थॉर्नडाइक को माना जाता है। ये थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के निवासी थे, जो कि एक पशु वैज्ञानिक थे। पशु वैज्ञानिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो पशुओं पर प्रयोग किया था, इसलिए इसको जो है पशु वैज्ञानिक की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब देखिए, थॉर्नडाइक ने कई सारे सिद्धांत दिए। इसके पहला सिद्धांत आता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत आता है दोस्तों, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया था। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था, अगर प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में तो आप बिल्कुल फटाक से आंसर लिख देंगे। विकल्प में आपको अगर देखने को मिला तो थॉर्नडाइक में क्या किया था, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया था। देखो थॉर्नडाइक क्या सोचते थे कि अगर किसी में हम उत्तेजना बढ़ा दें तो वह जो है उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब उसी अनुक्रिया को वो बार बार दोहराएगा तो वो कुछ न कुछ अवश्य सीखेगा। मतलब आप उसमें उत्तेजना कैसे लाएंगे बच्चों में, तो उसको कई तरीके से हम जो है उद्दीपन देकर, उद्दीपक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसके अंदर में उत्तेजना प्रकट कर सकते हैं, उत्तेजना पैदा कर सकते हैं। कैसे, देखिए थॉर्नडाइक ने कैसे प्रयोग किया था, उसके प्रयोग पर आते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो कैसे सिद्ध किया, कैसे प्रयोग किया पशुओं पर। तो थॉर्नडाइक ने एक पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था। एक पिंजड़ा था, उसी पिंजड़े के अंदर क्या कर दिया था, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था, और बाहर में, उस पिंजड़े के बाहर में एक मरी हुई मछली रख दी थी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक पिंजड़ा लाया और उसमें भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया था, और उस पिंजड़े के बाहर में एक मरी हुई मछली को रख दिया था। अब पिंजड़े में क्या लगा हुआ था, अंदर में लीवर लगा हुआ था, है ना। उस पिंजड़े के अंदर में लीवर लगा हुआ था, और जैसे ही बार बार ये जो है बिल्ली प्रयोग किया, मतलब वो इधर उधर करने लगा उस मछली को पाने के लिए, क्योंकि भूख से तड़प रही थी। तो उसमें क्या हुआ, अचानक से उसका पैर जो है लीवर में
पड़ा और उस पिंजरे का जो गेट है वो खुल गया। और जैसे ही गेट खुला, बिल्ली तुरंत झपक के उस कहना चाहिए मरी हुई मछली पर झपक जाती है और खाने लगती है। तो इधर उधर देखिए उसका अब कैसे हुआ, अचानक से जब वो पिंजरे के अंदर इधर उधर किया उस मछली को पाने के लिए, रास्ता खोजने के लिए, अचानक से ही लीवर पर उसका पैर आया और गेट खुला और उस मरी हुई मछली तक वो पहुंच गई और उसको खा लिया, है ना। मतलब ये सिद्धांत क्या बताता है कि देखिए वो क्या किया, बिल्ली जो है बार बार प्रयास किया, है ना। शुरू बार में तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, तो उसने क्या किया, बार बार प्रयास किया और बार बार प्रयास किया। पहले प्रयास किया, गलत हुआ, त्रुटि हो गई, फिर प्रयास किया, फिर त्रुटि हुई, फिर प्रयास किया, त्रुटि हुई, यानी कि वो बार बार प्रयास किया और कई बार उनसे गलती भी हुई। इसलिए इस सिद्धांत को हमने इसलिए हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं और थॉर्नडाइक ने इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या दिया था भाई, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसलिए क्योंकि उन्हें प्रयास किया और त्रुटि हुई, ठीक है, और अंततः क्या हुआ, वो अपने लक्ष्य में पहुंच गया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए हैं, याद रखना, थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए हैं सीखने को लेकर, अधिगम को लेकर। क्या क्या बताया, पहला इन्होंने कहा मुख्य नियम या प्राथमिक नियम, जिसको मुख्य नियम भी कहते हैं और प्राथमिक नियम। दूसरा इन्होंने कहा गौण नियम। अब सबसे पहले मुख्य या प्राथमिक नियम की बात करें तो कुछ नियम हैं जो कि मुख्य नियम हैं और ये 3 नियम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस नियम के ही रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले नियम आता है अभ्यास का नियम। भाई किसी काम को जब हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यदि हम उस काम को सीखने के लिए अभ्यास नहीं करेंगे क्या हम उस काम को सीखेंगे नहीं ना। तो अभ्यास का नियम यही कहता है थॉर्नडाइक का कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए जितना अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से उस कार्य को कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, ये कहता है अभ्यास का नियम। दूसरा नियम इसमें आया वो है तत्परता का नियम। तत्परता मतलब क्या है, देखो किसी कार्य को करने के लिए आप जितनी इंटरेस्टेड रहेंगे, जितनी रुचि रहेंगे, जितनी आप में इच्छा शक्ति रहेगी और जितना आप तत्पर रहेंगे उस कार्य को उतनी ही जल्दी और अच्छे और बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। इसलिए जो है अधिगम में सीखने के लिए तत्परता के नियम की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तीसरा मुख्य नियम कहा उन्होंने, देखिए वो बताया है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब क्या है, सीखना संतोषजनक होता है। अगर सीखना संतोषजनक होगा तो बच्चा क्या करता है, तीव्र गति से सीखता है, और अगर सीखना संतोषजनक नहीं हो पाता तो बच्चा जो है सीखना नहीं हो पाता, यानी कि वो संतोषजनक तरीके से या बेहतर तरीके से वो नहीं सीख सकता। ठीक है, मतलब क्या है, अगर रुचि की अभाव रहता है, रुचि की कमी रहता है तो सीखना संतोषजनक अक्सर नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पुरस्कार और दंड को महत्व दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा आप जो है मोटिवेट करने के लिए या तो पुरस्कार के रूप में या थोड़ा सा उसको डराते हैं तो फिर वो क्या कर पाता है, सीख पाता है। अर्थात प्रभाव, उस पुरस्कार का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा या फिर दंड का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपने कहा कि अगर तुमने 2 का पहाड़ा याद नहीं किया तो पड़ेगी डंडा, इसलिए मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 और 3 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। मैंने अगर बच्चे को कहा, बच्चे को क्या कराया भाई, दंड देने की बात कही, तो बच्चे ने क्या किया, 2 और 3 का पहाड़ा को याद कर लिया, यानी कि उस दंड का प्रभाव बच्चे पर पड़ा। उस कहना चाहिए जब हमने डराया तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ा, तो क्या हुआ, बच्चा जो है सीख गया। दूसरा क्या है, पुरस्कार। जैसे मैं बोलता हूं कि बेटा यदि आप में से जो भी तिमाही परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक यानी कि पहले नंबर पर आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अगर मैंने ये कहा, अब बच्चे के माइंड में ये घूम रहा है कि अगर मैंने अच्छा अंक लाया तो मुझे सर द्वारा इनाम दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा। अब बच्चा मेहनत करता है, क्यों, क्योंकि उनको उस इनाम को पाना है। तो ये है क्या कहलाता है, प्रभाव, यानी कि इनाम का प्रभाव बच्चे पर पड़ा जिससे कि बच्चे ने क्या किया, सीख लिया। ठीक है, तो ये दंड और पुरस्कार का जो प्रभाव है वो बच्चे पर दिखता है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये 3 नियम प्राथमिक नियम है। अब बात करेंगे गौण नियम। गौण नियम के क्या महत्व है, क्या होता है, पहले तो गौण नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है गौण नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम। किसी नए काम को सीखते समय
अनेक प्रतिक्रियाएं और प्रयास करते हैं, उसके बाद हम उस कार्य को करने की सही विधि हमको मालूम होती है। यानी कि जब आप कुछ काम को कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, जैसे एक नानकन लड़का जब पहली कक्षा में भर्ती होते ना, वो सही ढंग से पेन ला पकड़े तक नहीं जाने। माने कि क्या करते हैं भाई, उसको बार बार अभ्यास करा जाता है कि बेटा ऐसे पेन को पकड़ो, ऐसे लिखना है। तो धीरे धीरे उस कार्य में क्या है, सही विधि उसको मालूम पड़ जाती है। यानी कि पकड़ने का सही विधि, सही तरीका बच्चे को मालूम पड़ जाता है। यही कहलाता है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर करते हैं तो यह शीघ्र और सरल हो जाता है। यानी कि कोई भी जो काम दिया जाता है हमको, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम उसको सीखते हैं, उस कार्य को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर सीखते हैं, तो पहले क्या करवाता है, 2 दिन तो हमको कंप्यूटर को चालू और बंद करना सिखाएगा, है ना भाई। कंप्यूटर को चालू बंद करना सिखाएगा क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। फिर 2-4 दिन क्या करेगा, तो सोझे ड्राइंग ला करत रह बोल दे। अब हम चित्र बनात रहन कंप्यूटर में, तेकर बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में हम जब सीखते हैं, उसके बाद में जो है क्या होता है भाई, धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी को कहा जाता है आंशिक क्रिया का नियम, या प्रबलता का नियम भी इसको क्या कहा जाता है। ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों, इसमें देखो आत्मीकरण का नियम। अब आत्मीकरण का नियम यानी कि क्या होता है, जब एक नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं तो इससे जो अधिगम होता है वह अधिगम और सरल हो जाता है। इसे ही सादृश्यता का नियम भी कहा जाता है और आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है। यानी कि देखो क्या होता है, आपको पूर्व ज्ञान क्या है, जैसे साइकिल चलाने का आपको पूर्व ज्ञान है। अगर आप जो है बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो इससे आपको साइकिल चलाने के ज्ञान है, कई चीज़ का लाभ। पहले तो आपको स्टीयरिंग को पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, आप आसानी से संभाल पाओगे, है ना, आप अच्छे से बैलेंस बना पाओगे, ठीक है। और आप सामने आने वाले परिस्थिति को तुरंत निपट पाओगे। तो कई तरीके हैं आप उससे, बस यही है साथियों आपके आत्मीकरण का नियम। यानी कि पूर्व ज्ञान आपको वर्तमान के ज्ञान को जोड़कर सीखने को और स्थायी बना देता है और बेहतर तरीके से आप सीख जाते हो, ठीक है, और अच्छे चीज़ और बड़ी चीज़ों को आप सीख जाते हो, तो वही आत्मीकरण का नियम कहलाता है। ठीक है। चलिए अब इसमें आता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम क्या होता है। तो देखो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का जो नियम है, तो किसी काम को करने के लिए हमारी जितनी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी, यानी कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को ये शो करता है। यदि आप हमारा मन जो है सीखने को जितना पॉजिटिव रहेगा, हम उतने ही बेहतर तरीके से किसी कार्य को सीख पाते हैं। ठीक है। अगला नियम आता है साहचर्य क्रिया का नियम। और साहचर्य क्रिया का नियम कहता है, इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। यानी पहले जो क्रिया की गई है, ठीक है, उसी क्रिया को जब हम बार बार उसी प्रकार से जब कर पाते हैं तो वही कहलाता है साहचर्य क्रिया का नियम। तो ये प्रमुख गौड़ नियम है, इसको भी याद रखना। लेकिन जो प्राथमिक या मुख्य जो नियम हमने बात किया बताया, उसको तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन गारंटेड बनते हैं। थॉर्नडाइक से क्वेश्चन एक बनेंगे ही। यानी कि आपको जो लर्निंग है, सीखना है, अधिगम है, उससे आप 1 या 2 नंबर के प्रश्न मान के चलो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के और अन्य नाम क्या क्या है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सामने उसके उद्दीपन रखते हैं। यानी कि उद्दीपक के रूप में कैसे क्या रखा था आपने, मरी हुई मछली रखी थी, तब वो अनुक्रिया करने लगा, तो ये उद्दीपन अनुक्रिया। और इसी को SR उद्दीपन अनुक्रिया हिंदी है, स्टिमुलस और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, तो SR थ्योरी इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है। और जैसे SR थ्योरी को किसने निजात किया था, SR थ्योरी के जनक कौन है, तो आप SR यानी कि थॉर्नडाइक कैसे याद करोगे, देखो यहां पर आपको दिखा SR थ्योरी। अब जो है शुरू के S को आप याद रखना। अब देखो यहां शुरू के S के बाद क्या आता है, T आता है। यानी कि SR थ्योरी के जनक T माने थॉर्नडाइक।
ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना। और इसी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहता है। मैंने बताया भी है, बार बार प्रयास किया फिर सफल हुआ, त्रुटि हुई, इसलिए इस सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा। प्रयास और भूल, अब उनसे भूल भी हुई भाई, तो त्रुटि या भूल वही चीज सेम ही है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। इसको संबंधवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है। संयोग से लीवर पर पैर पड़ा और वो दरवाजा खुल गया, ठीक है, तो इसको संयोगवाद का भी सिद्धांत कहेंगे। और संबंध भी था इसमें, इसलिए संबंधवाद। आवृत्ति का सिद्धांत और परिश्रम और धैर्य का भी सिद्धांत, क्योंकि बार बार परिश्रम भी किया था, तो इनका अन्य नाम है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात करूं कि आखिर ये क्या होता है। इसे अब गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, गेस्टाल्टवाद और ये गेस्टाल्टवाद एक मनोवैज्ञानिक है। तो गेस्टाल्ट जो है शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। चूंकि ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, न कि ये सिद्धांत दाता है, याद रखेंगे। तो गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आकृति का समग्रता या संपूर्ण। यानी कि मान लीजिए कोई बाइक देखते हैं और लेने के लिए हम, जैसे हमको कुछ खरीदना है तो हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, उसको कोई भी एजेंसी में जाकर देखते हैं, है ना, अर्थात उसमें कितना माइलेज रहेगा, कितना एवरेज रहेगा, है ना, कितने सीसी की बाइक हैं, वो उसमें डिस्क ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है, कितने गियर वाले हैं, तो सभी चीज़ें उनकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, जितनी भी उसमें क्वालिटीज़ हैं, उन सब क्वालिटीज़ को हम किसी भी बाइक को, कार को खरीदने से पहले देखते हैं। यानी कि हम उसके समग्र रूप को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, न सिर्फ उसके बाहर के डिजाइन को बल्कि उनके समग्र रूप को हम देखने का प्रयास करते हैं। और ये सिद्धांत भी यही बताता है, यानी कि किसी चीज के समग्र रूप को देखना और समझना, ठीक है। इस सिद्धांत को 3 लोगों ने मिलकर दिया था। कितने लोगों ने मिलकर दिया था इस सिद्धांत को? वर्दिमर, कोफका और कोहलर, ये 3 लोगों ने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। और इस सिद्धांत का नाम क्या था? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अर्थात अंतर्दृष्टि मतलब खोज से सीखना, छानबीन से सीखना, सूझबूझ से सीखना, ठीक है। अब सूझ या अंतर्दृष्टि कहा मैंने, तो अंतर्दृष्टि जो शब्द है वो क्या होता है? तो इसका आशय या इसको देने का श्रेय कोहलर को जाता है। इस सिद्धांत में कोपका ने भी मदद किया था। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। संज्ञानात्मक अर्थात बुद्धि से रिलेटेड कार्य। तो इसमें क्या करता है, किसी समस्या के जब कोई समस्या आती है तो अचानक से उसका समाधान नहीं आ जाता, उस पर हम सूझबूझ से निर्णय लेते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं और सूझबूझ के माध्यम से हम उसका क्या कर पाते हैं, समाधान कर पाते हैं। इसलिए इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो, इस सिद्धांत पर कोहलर ने प्रयोग किया। तो कोहलर ने कैसे प्रयोग किया? तो देखिए, कोहलर ने जो अपना प्रयोग है वह सुल्तान नामक एक चिंपैंजी अर्थात वनमानुष पर किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? अगर प्रश्न आए तो भूलना मत। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, वनमानुष पर प्रयोग किया था और उसका नाम था सुल्तान। यानी कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। और इसने क्या किया था, एक खाली कमरे में वनमानुष को बंद कर दिया था, ठीक है। वनमानुष को एक खाली कमरे में बंद कर दिया था। अब जो है इसमें क्या, वनमानुष को एक कमरे में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसे खाली कमरे में बंद किया गया था जहां पर कोई सामान नहीं था और छत पर कुछ केले को लटका दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही वनमानुष को जो है भूख लगी तो क्या किया उन्होंने, भूख लगने पर चिंपैंजी उछल कूद करने लगा और उस केले को पकड़ने का प्रयास करने लगा। चूंकि उसको भूख लगी थी इसलिए वो क्या किया, बार बार प्रयास करने लगा, ठीक है। किंतु वो इतनी ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वो केले को नहीं पकड़ पा रहा था। फिर कोहलर द्वारा क्या किया गया, वहाँ पर एक छड़ी रख दी गई, ठीक है, एक डंडा रख दिया गया, एक छड़ी रख दिया गया। अब उस छड़ी पर चिंपांजी की नज़र पड़ गई
और उन्होंने क्या किया, उस छड़ी का उपयोग करके केले को तोड़ने के लिए फिर प्रयास करने लगा, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है, दोबारा ऊंचाई की वजह से वो नहीं पहुंच पाया, क्योंकि छड़ी को छोटा रखा था ताकि वो उसको ना मिले, उस केले को वो ना पकड़ पाए। ठीक है, तो अब वो प्रयास किया, फिर भी उस छड़ी के माध्यम से भी उसको वो केला नहीं मिल पाया चिंपैंजी को। फिर क्या किया, कोहलर ने कुछ डिब्बा रख दिया, कुछ बॉक्स रख दिया। अब चिंपैंजी ने उस बॉक्स को देखा और उसमें चढ़ गया, उतना दिमाग लगाया, वो सूझबूझ लगाया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, उस डिब्बे में चढ़ा और डिब्बे में चढ़ने के बाद में जो है उस केले को क्या कर लिया, तोड़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से एक चिंपैंजी पर यह प्रयोग किया गया। इस प्रयोग से ये बात सामने आया कि छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग से ही जो है गेस्टाल्टवाद जो है का सिद्धांत कहलाया, यानी कि उस छड़ी का समग्र रूप का प्रयोग किया, उस बॉक्स के समग्र रूप का प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये है साथियों सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। आगे हम एक सिद्धांत और जिस पर बात करें वो है हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। तो हल का पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है, तो देखो हल का पुनर्बलन का सिद्धांत कैसे है, तो ये जो सीखने का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हल है। ठीक है, पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हल हैं। इन्होंने 1915 में ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को क्या है, ये जो सिद्धांत है पावलोव और थॉर्नडाइक के नियम के आधार पर बनाया गया, यानी कि पावलोव और थॉर्नडाइक के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, स्किनर ने इसी सिद्धांत को सभी सिद्धांतों से श्रेष्ठ माना है। चलिए तो फिर बात करेंगे, ये जो हल का पुनर्बलन का जो सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सीखने का, और इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यकता अनुकूलन का सिद्धांत, जैविक अनुकूलन का सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो हल ने पुनर्बलन के सिद्धांत में कैसे प्रयोग किया। अब हल के प्रयोग को देखें तो हल ने ये जो अपना प्रयोग है चूहे पर किया था। किस पर किया था, हल ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। तो इन्होंने क्या किया, एक भूल भुलैया रास्ता बना दिया था, किसके लिए, चूहे के लिए। ठीक है, एक भूल भुलैया रास्ता बना दिया था चूहे के लिए और इसी को इस भूल भुलैया में डाल दिया चूहे को। ठीक है, अब चूहे को भूख लगी, अब उस भूल भुलैया के बाहर खाना रख दिया गया था चूहे के लिए, जो चूहा खाता है। अब चूहा जो है उस भूल भुलैया में इधर उधर करने लगा, जाने लगा, चूंकि उसको भूख लगी थी और वो खाने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। भाई अब उस खाने तक पहुंचना है तो उसके लिए उसको सही रास्ते में जाना होगा। ठीक है, अब उसको प्यास लगी तो बाहर रखे पानी की ओर चला गया। ठीक है, चूंकि उसके सामने खाना रखा गया, पानी रखा गया, उसको प्यास लगी, वो धीरे धीरे भूल भुलैया वाले रास्ते से वो क्या हुआ, वो उस अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, खाना पर पहुंच गया। ठीक है, इस सिद्धांत को हम दो प्रकार से पुनर्बलन के बारे में हम देखिए ये सिद्धांत है जो है दो प्रकार के पुनर्बलन पर आधारित है जो हम आपको बता रहे हैं। एक तो है प्राथमिक पुनर्बलन और दूसरा आता है इसमें द्वितीयक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन में क्या हुआ, कोई भी अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि भूख लगने पर, ठीक है, जैसे भोजन भूख के चालक को प्रबल बनाता है, यानी कि अगर आपको भूख लगी है तो आप और बेहतर और जल्दी जल्दी काम करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखा इसमें पुनर्बलन से। दूसरी चीज़ें द्वितीयक पुनर्बलन में, जब तक आप खा ना लो तब तक आपकी भूख शांत नहीं होती, अतः भोजन करने से पहले भूख रूपी जो चालक एक बार फिर प्रबल हो जाता है। और द्वितीयक पुनर्बलन का दो बार पुनर्बलन यहाँ पर काम आया। ठीक है, एक तो भूख लगने पर, ठीक है, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य प्रगति दोगुनी हो गई। ठीक है, दूसरा पुनर्बलन खाने के दौरान उनकी जो है स्थिति, भूख चूंकि शांत नहीं होती जब तक खा नहीं लेते, तो ये दो पुनर्बलन यहाँ पर द्वितीयक पुनर्बलन काम आया। ठीक है, अगला जो थ्योरी आता है वो है वाटसन का व्यवहारवाद का सिद्धांत। वाटसन का व्यवहारवाद, यानी कि अगर प्रश्न आपके पूछा गया कि व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, याद रखेंगे वाटसन ने दिया है। तो वाटसन क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक है जो कि अमेरिका के निवासी है, इसलिए इसको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया और इसके सिद्धांत जो है मनोविज्ञान के आधार पर ये सिद्धांत दिया, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा है वाटसन ने।
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है कहा मुझे, वो उन्होंने क्या कहा था वाटसन ने कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और मैं उसमें से किसी को भी किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की गारंटी देता हूँ, ये कहा वाटसन ने। अर्थात आप मुझे अगर 12 बच्चे देते हैं छोटे छोटे, तो मैं उनमें से किसी को डॉक्टर बना दूंगा, किसी को वकील बना दूंगा, किसी को इंजीनियर बना दूंगा, तो अलग अलग 12 प्रकार के पेशेवर उसको मैं बना सकता हूं, ये वाटसन ने कहा था। ठीक है, तो वाटसन का व्यवहारवाद का अर्थात उनके व्यवहार की बात की गई है। अब इन्होंने क्या किया था, स्वयं के प्रयोग, स्वयं के बेटे पर ही इन्होंने प्रयोग कर दिया था। 1920 में वाटसन ने अपने खुद के पुत्र पर यह प्रयोग किया था। याद रखना, प्रश्न कभी कभी पूछा भी जाता है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने स्वयं के बेटे पर ही प्रयोग किया था। वाटसन ने स्वयं के ही बेटे पर प्रयोग किया था और एक सिद्धांत दिया जिसे व्यवहारवाद का सिद्धांत नाम दिया गया था। ठीक है, अब वाटसन ने यह प्रयोग 11 माह के शिशु पर किया था। बहुत छोटे से शिशु था, सिर्फ 11 महीने के शिशु जिस पर यह प्रयोग किया, इसलिए जो है इस प्रयोग को लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब वाटसन द्वारा खरगोश और बच्चे पर यह प्रयोग किया गया। देखो, खरगोश और उसके बच्चे पर भी यह प्रयोग किया गया। ठीक है, अब अपने बच्चे पर जब इन्होंने प्रयोग किया ना, तो क्या किया, प्रयोग करते समय उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया। मतलब खरगोश और बच्चे के साथ ये प्रयोग किया ना, एक ही प्रयोग है, दोनों चीज़ें रखी गई। तो उसको खेलने के लिए एक खरगोश दिया गया। जब बेटे अल्बर्ट ने खरगोश को छुआ तो बालक को आनंद की अनुभूति, यानी कि उसको अच्छा लगा, उस छोटे से शिशु को। अब जब उस छोटे से शिशु को अच्छा लगा, लेकिन वाटसन ने कुछ समय पश्चात क्या किया, उसमें एक डरावनी ध्वनि पैदा की और क्रिया को बार बार दोहराया। और कैसे दोहराया, जब बच्चा उसको छूता था तो वो जो है डरावनी ध्वनि निकाल देता था। ठीक है, जब उसको बच्चा छूता था तो उसको डरावनी ध्वनि निकाल देता था। ये क्रिया जब बार बार वाटसन ने दोहराया, तब जो क्या हुआ, अब अल्बर्ट उस खरगोश को बार बार हाथ लगाता, उसके मन में अब एक कहना चाहिए छाप बन गया था, भय बन गया। जैसे ही जो है उसके बच्चे ने क्या किया, अल्बर्ट उस खरगोश पर हाथ लगाता था तो डरावनी ध्वनि उत्पन्न होती है करके अब वो डरने लगा। ठीक है, जब डरावनी ध्वनि निकालना बंद किया गया, तब भी जो है अब उसके मन में क्या हो गया, डर के भाव समा गया। अब अल्बर्ट न केवल खरगोश से बल्कि उन सभी चीज़ों को, नरम और गरम दोनों बालों वाली चीज़ें, उन सभी से वह डरने लगा। भाई, अब जैसे यहाँ पर खरगोश एकदम मुलायम बाल होता है, तो उन सभी चीज़ों से जिनके बाल मुलायम होते हैं, उन सब चीज़ों से वो क्या होने लगा, डरने लगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, वाटसन ने व्यवहारवाद के सिद्धांत को दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है साथियों आपके अधिगम से संबंधित सिद्धांत, और मैंने हर वो सिद्धांत पर बात किया जो कि महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा, हमारी अगली जो क्लास आएगी वो क्लास 6 पर बात करेंगे, जिसमें लिंग पर बात करेंगे, लैंगिक मुद्दों पर बात करेंगे, समाज में लिंग कैसे प्रभावित करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी गुरुजन हमारे साथ CGTET 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप कंटिन्यू बने रहें, अपने अन्य साथी गुरुजनों तक भी जो है इस वीडियो के शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।